यूट्यूब चैनल ओटी टेक्नीशियन गोपाल। गाइज हम पढ़े थे अपना ओटी टेक्नीशियन का जो चल रहा है स्टरलाइजेशन की जो हमारी सीरीज चल रही है, लेकिन आज हम कुछ हटके देखते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। आज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेडिकल टर्मिनोलॉजी। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या है कि एक ओटी टेक्नीशियन या फिर नर्सिंग ऑफिसर के लिए बहुत ही जानना आवश्यक होता है और इसमें बिल्कुल आपको मजा आएगा क्योंकि नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें और इसके बाद में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं। तो चलो शुरुआत करते हैं हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी की। तो हम देखते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हमारा पहला शब्द क्या है, नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया मीन्स जैसे नॉक्चूरिया लिखा है, डिसयूरिया लिखा है, पाईयूरिया लिखा है। यूरिया मतलब ये यूरिन संबंधित जो शब्द है, इसमें यूरिया यूरिया हिमेचूरिया, तो ये सब में आ रहा है। मतलब क्या है, ये यूरिन संबंधित जो चीजें हैं, यूरिन संबंधित शब्द है। इसमें नॉक्चूरिया का मतलब है लॉट्स ऑफ यूरिन रिलीज ड्यूरिंग नाइट, मतलब रात के समय में पेशाब का अधिक होना को हम नॉक्चूरिया कहते हैं। ठीक है गाइस। डिसयूरिया में क्या आ गया, डाइसूरिया में पेनफुल ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन पास करते समय दर्द का होना, उसको हम डाइसूरिया कहते हैं। इसके बाद में आ गया पाईयूरिया। पाईयूरिया मीन्स पस इन यूरिन, मतलब यूरिन के अंदर पस की उपस्थिति को हम पाईयूरिया कहते हैं। इसके बाद में आ गया हमारा हिमेचूरिया। हिमेचूरिया का मतलब होता है कि ब्लड प्रेजेंट इन यूरिन, मतलब यूरिन में ब्लड का होना या ब्लड पाया जाना, उसको हम हिमेचूरिया कहते हैं। इसके बाद में प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया का भी हिमेचूरिया जैसा ही प्रोटीन का होना यूरिन में, प्रोटीन की उपस्थिति को हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। इसके बाद में अपना आ गया मैक्चुरेशन यानी पास ऑफ यूरिन, है ना, यूरिन पास करने को मैक्चुरेशन हम कहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं इधर न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन क्या है कि ये सेल्स होती है, जो भी हमारी जो बॉडी बनी है वो कई सेल्स से बनी हुई है। जैसे हमने बचपन में भी पढ़ा है कि सेल्स होती है, इसके बाद में सेल्स से टिश्यूज बनता है, टिश्यूज से फिर ऑर्गन बनता है। तो सेम वैसे ही बहुत सारी लाखों कोशिकाएं, लाखों न्यूरॉन्स मिलकर ब्रेन बनता है। तो जो ब्रेन की कोशिका होती है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। और मैं बता दूं कि जो हमारी बॉडी में सबसे बड़ी जो सेल्स होती है वो न्यूरॉन ही होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी यदि आता है तो हमें पता होना चाहिए कि जो बॉडी की सबसे बड़ी सेल्स होती है वो न्यूरॉन सेल्स होती है। और ये कहाँ पाई जाती है, तो ये ब्रेन में पाई जाती है, न्यूरॉन सेल्स। तो न्यूरॉन संबंधी कोई शब्द आता है तो नर्व और न्यूरॉन। ठीक है भाई, नर्व और न्यूरॉन। ऑक्सीपिटल क्या है, ऑक्सीपिटल क्या बोन होती है, और कहाँ की क्रेनियम की बोन होती है, और उसके अंदर होता है ऑक्सीपिटल लोब, जो ब्रेन को हम ऑक्सीपिटल मतलब ऑक्सीपिटल लोब। एनसेफेलोसील यानी ब्रेन, एनसेफेलोसील यानी ब्रेन। इसके बाद में माइलो यानी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है गाइस। सेरिबिलो यानी सेरिबुलम, ये भी हमारे ब्रेन का एक पार्ट्स होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी हम देखेंगे। तो सेरिबिलो यानी सेरिबुलम। ठीक है गाइस। ये लिखा है पीनियल। पीनियल यानी पीनियल ग्लैंड होती है एक ब्रेन में, तो पीनियल यानी पीनियल ग्लैंड होती है। क्या समझेंगे हम, पीनियल ग्लैंड होती है जो कि ब्रेन में होती है। इसके बाद में ड्यूरो। ड्यूरा यानी ड्यूरामीटर, जो ब्रेन का बाहरी आवरण होता है जिसमें ब्रेन को कवर करके रखती है, उसको हम ड्यूरामीटर कहते हैं। ड्यूरामीटर भी क्या 3 लेयर में होती है ना। तो जैसे ड्यूरामीटर हो गई, इसके बाद में वो ड्यूरामीटर हो गई, इसके बाद में हमारा आरेक्नाइड लेयर होती है, इसके बाद में हमारा होता है पायमीटर, है ना। इसके बाद में ये क्या लिखा है, फ्रंटल यानी फ्रंटल लोब, टेम्पोरल यानी टेम्पोरल लोब। तो इस तरीके से ये हमारी टर्मिनोलॉजी हो गई। अभी हमने देख लिया, आप इसको एक बार और भी देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अब देखते हैं अगले हमारा क्या टर्मिनोलॉजी है, सर्जिकली क्लीन। सर्जिकली क्लीन किसको कहेंगे, सर्जिकली क्लीन लिखा है, फिर पैथोजेनिक लिखा है, स्पोर्स लिखा है, क्रॉस इन्फेक्शन लिखा है ना, बैक्टीरियोसाइड लिखा है, हीमोस्टेसिस लिखा है, एरोब लिखा है, एनारोब लिखा है, एलर्जेन लिखा है और एलर्जी लिखा है। अब हम बारी बारी से सबको डिटेल में देखते हैं। तो सर्जिकली क्लीन क्या है कि ऑपरेशन थिएटर या ओआर रूम ओआर रूम में, ऑपरेशन थिएटर में उपयोग होने वाले इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको केमिकली या फिजिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करने की जो प्रोसेस होती है उसको सर्जिकली क्लीन कहते हैं। ठीक है गाइस। क्या कहेंगे इसको कि ऑपरेशन थिएटर में जो भी इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसमें क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उपस्थित होता है,
तो उसको केमिकल या फिजिकल विधि के द्वारा हम उसको क्लीन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बनाते हैं। सर्जरी के लिए हम उसको उपयुक्त करते हैं, इसलिए उसको हम सर्जिकली क्लीन कहते हैं। ठीक है गाइस। दूसरा आ गया पैथोजेनिक। पैथोजेनिक किसको कहेंगे हम? कि रोग उत्पन्न करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म या रोग उत्पन्न करने की क्षमता वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेनिक कहते हैं। किसको कहेंगे पैथोजेनिक? कि रोग उत्पन्न करने वाले या रोग उत्पन्न की करने की क्षमता रखने वाले जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम पैथोजेनिक कहते हैं, है ना। और स्पोर्स फिर हमारा आ गया थर्ड नंबर पे स्पोर्स आ गया। स्पोर्स किसको कहेंगे हम? कि इन्वायरमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उपस्थित रहता है इन्वायरमेंट में, लेकिन मतलब स्पोर्स जो इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो इनएक्टिव रहता है। स्पोर्स को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इन्वायरमेंट में क्या है कि इनएक्टिव रहता है, लेकिन विएबल कंडीशन में रहता है। क्या इसका मतलब क्या हुआ? कि वो है तो इनएक्टिव लेकिन वेबल कंडीशन में होता है। उदाहरण के तौर पे अपन देखते हैं कि यदि हमने चूहा मारने की दवाई रख दी, अब वो कहते हैं ना लोग कि चूहा मार की दवाई, तो चूहे ने दवाई खा ली तो मर जाएगा वो, लेकिन दवाई खाने के जस्ट बाद यदि उसने पानी पी लिया तो वो नहीं मरेगा शायद, ऐसा हम सुनते हैं। तो स्पोर्स का वही है कि वो इनएक्टिव रहता है। स्पोर्स हम किसको कहेंगे? कि इन्वायरमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो इनएक्टिव होता है, लेकिन विएबल कंडीशन में होता है वो, है ना। तो विएबल कंडीशन में होता है तो उसको हम स्पोर्स कहते हैं। हाँ, तो उसको स्पोर्स कहते हैं। और स्पोर्स के ऊपर क्या है कि एक कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है, प्रोटीन की कवरिंग होती है, जो कि आसानी से वो स्टरलाइजेशन से आसानी से नष्ट नहीं होता है, उसको हम स्पोर्स कहते हैं। ठीक है। अब हमारा आ गया क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन किसको कहेंगे? क्रॉस इन्फेक्शन उसके शब्द से ही हमको पता चलता है कि क्रॉस इन्फेक्शन क्या है कि एक मरीज से दूसरे मरीज में इन्फेक्शन फैलना, मतलब यह सर्जिकली भी हो सकता है, क्लिनिकली भी हो सकता है। तो एक मरीज से दूसरे मरीज में इन्फेक्शन फैलना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन फैलने को हम क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं। कि किसी व्यक्ति के द्वारा जब इन्फेक्शन फैलता है तो हम उसको क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं। बैक्टीरियोसाइड किसको कहेंगे? हाँ भाई, अब हम देखते हैं बैक्टीरियोसाइड। बैक्टीरियोसाइड क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस या ऐसे पदार्थ जो कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारने वाले होते हैं, उसको हम बैक्टीरियोसाइड कहते हैं। ठीक है गाइस, क्या कहेंगे बैक्टीरियोसाइड को? बैक्टीरियोसाइड क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस या ऐसे पदार्थ जो कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारने वाला होता है, उसको बैक्टीरियोसाइड कहते हैं। फिर आ गया हमारा हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस किसको कहेंगे? हीमोस्टेसिस क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है उसको कोगुलेशन के द्वारा जमने की जो विधि होती है, जो कोगुलेशन जो होती है विधि, उसको हम हीमोस्टेसिस कहते हैं, है ना। क्या हो गया? हीमोस्टेसिस किसको कहेंगे? कि जो ब्लड का फ्लो होता है, जो ब्लड बहता है, जो ब्लड फ्लो होता है सर्जरी के दौरान, और जब वो कोगुलेट हो जाता है, जब वो जम जाता है, हीमोस्टेसिस जम जाता है या जमने की जो विधि होती है उसको, ब्लड कोगुलेशन की जो विधि को हम हीमोस्टेसिस कहते हैं, है ना। तो ब्लड फ्लो को रोकने के लिए और जो विधि होती है उसको हीमोस्टेसिस हम कहते हैं। इसके बाद में आ गया एरोबिक। एरोबिक क्या होता है कि एरोबिक का क्या है कि ऐसे हाँ गाइस, अब हमारा आ गया एरोबिक। एरोबिक कैसे कहेंगे? किसको कहेंगे? कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन या वायु की आवश्यकता होती है, उसको हम एरोबिक कहते हैं। एरोबिक का क्या है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी ग्रोथ के लिए उनको ऑक्सीजन या फिर वायु की आवश्यकता होती है, उसको हम एरोबिक कहते हैं। और इसके नाम से ही पता चलता है ये क्या हो गया? एनारोबिक। मतलब इसकी ग्रोथ के लिए इसमें एनारोबिक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन और वायु की आवश्यकता की जरूरत नहीं होती है, उसको हम एनारोबिक कहते हैं। मतलब ये वायु और ऑक्सीजन के बिना भी ये ग्रोथ कर सकते हैं, इसको हम एनारोबिक कहते हैं। और जो वायु और ऑक्सीजन के साथ ग्रोथ करते हैं उसको एरोबिक कहते हैं। अब आ गया एलर्जेन। एलर्जेन क्या होता है कि ऐसे टॉक्सिक पदार्थ जिसके द्वारा एलर्जी उत्पन्न होती है, उसको हम एलर्जेन कहते हैं। ऐसे टॉक्सिक पदार्थ जिसके द्वारा एलर्जेन उत्पन्न होते हैं उसको हम
एलर्जेंट कहते हैं। और एलर्जी वही है कि किसी भी भाग की किसी पदार्थ से अति संवेदनशीलता को हम एलर्जी कहते हैं। किसी भी भाग की किसी वस्तु या किसी पदार्थ से अति संवेदनशीलता को हम एलर्जी कहते हैं। ठीक है गाइस, तो समझ में आ गया होगा आपको। हमने क्या क्या पढ़ा, सर्जिकली क्लीन पढ़ा, पैथोजेनिक, स्पोर्स, है ना, क्रॉस इन्फेक्शन, बैक्टीरियोसाइड, हेमोस्टेसिस, एरोबिक, एनारोबिक, एलर्जेन और एलर्जी। ठीक है गाइस, तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हाँ भाई, अब हम कुछ और देखते हैं टर्मिनोलॉजी। ये लिखा है हमने, इम्यूनिटी क्या होती है, सेप्टिसीमिया क्या होता है ना, एपिडेमिक क्या होता है, एक्सोटिक क्या है और वैक्सीन किसको कहते हैं, है ना। ये आए दिन हमारे शब्द जो हम सुनते रहते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। इम्यूनिटी क्या है ना, सेप्टिसीमिया क्या है, एपिडेमिक क्या है, एक्सोटिक क्या है और अपना वैक्सीन हम किसको कहेंगे। तो इम्यूनिटी किसको कहेंगे कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जीवाणु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उसके विरुद्ध शरीर में जो रेजिस्टेंट पावर होती है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस के विरुद्ध जो हमारी बॉडी में जो रेजिस्टेंट पावर होता है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है गाइस, क्या कहेंगे इम्यूनिटी को कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विरुद्ध जो भी हमारी बॉडी में जो रेजिस्टेंट पावर होता है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। अब आ गया सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया क्या है, सेप्टिसीमिया क्या है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रक्त में, हमारे ब्लड में प्रवेश करके जब सर्कुलेट करता है, सेप्टिसीमिया हम किसको कहेंगे कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ब्लड में इंटर करके जब वो सर्कुलेट करता है और मल्टीप्लाई हो जाता है, सर्कुलेट करके ग्रोथ करने लगता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, उसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं। उस कंडीशन को क्या कहेंगे सेप्टिसीमिया को कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में या ब्लड में प्रवेश करने के बाद में जब वो सर्कुलेट करता है और सर्कुलेट करने के साथ साथ वो मल्टीप्लाई भी हो जाता है, उस कंडीशन को हम सेप्टिसीमिया कहते हैं, है ना। अब आ गया इपिडेमिक। इपिडेमिक क्या है, इपिडेमिक हाँ भाई, हम देखते हैं अब इपिडेमिक, है ना। तो इपिडेमिक क्या होता है कि ऐसी बीमारी, एपिडेमिक मतलब बीमारी अथवा इफेक्टिव एजेंट जो होता है, वो क्या है कि पूरे एरिया में फैल जाता है, उस कंडीशन को हम इपिडेमिक कहते हैं या महामारी कहते हैं ना। कि महामारी जैसे आई है, जैसे अभी कोरोना आया था, तो इपिडेमिक का क्या मतलब हुआ कि जो बीमारी होती है या इफेक्टिव जो एजेंट होता है, वो पूरे क्षेत्र में, पूरे एरिया में फैल जाते हैं, उसको इपिडेमिक कहते हैं। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं एक्सोटिक। एक्सोटिक क्या है कि एक्सोटिक किसको कहेंगे कि ऐसी बीमारी जो दूसरे देशों से, ऐसी बीमारी जो दूसरों देशों से उत्पन्न हुई हो लेकिन उस देश में नहीं होती है। ये क्या बोलेंगे इसको कि ऐसी बीमारी जो है एक्सोटिक, हम उसको कहेंगे कि ऐसी बीमारी जो दूसरे देशों से इन्फेक्शन जो उत्पन्न होता है, वह बीमारी जिस देश से आई है वहां पर ये नहीं होती है ना। ये क्या है कि ऐसी बीमारी जो जिस देश में उत्पन्न होती है लेकिन ये वहां पर नहीं होती है, ये उस चीज को हम एक्सोटिक कहते हैं। एक्सोटिक मतलब ऐसी बीमारी जो दूसरे देशों से इन्फेक्शन के रूप में उत्पन्न हुई हो लेकिन वो वहां पर नहीं होती है उस देश में, है ना, उसको एक्सोटिक कहते हैं। अब वैक्सीन का क्या कहेंगे हम, वैक्सीन को, वैक्सीन का क्या पढ़ेंगे हम हाँ भाई, वैक्सीन क्या है, ये क्या है, एक प्रकार का इम्यूनो बायोलॉजिकल पदार्थ होता है वैक्सीन। क्या है ये, क्या वैक्सीन को क्या एकदम सरल भाषा में बता रहे हैं कि वैक्सीन का क्या होता है कि ये जो क्या है कि इम्यूनो बायोलॉजिकल पदार्थ होता है जो कि एक विशिष्ट प्रकार के इन्फेक्शन से हमें बचाने में हमारी मदद करता है। क्या कहेंगे वैक्सीन को कि ये इम्यूनो बायोलॉजिकली एक पदार्थ होता है जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाने में हमारी मदद करता है। ये हो गया हमारा वैक्सीन का। तो ठीक है गाइज, आप वीडियो को पूरा देखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।